Hello student, good evening to all. Sorry, good afternoon. Now start chemistry. आपका पेपर भी कंडक्ट हो गया। तो हम कल पढ़ रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन, जिसमें हमने एसिडिक स्ट्रेंथ, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन हमने देखा। ओके, तो एक एप्लीकेशन लास्ट ईयर रह गया था बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में हम और डीप जानेंगे, बट यहाँ पर हम बेसिक स्ट्रेंथ का थोड़ा सा तुम्हें जानकारी दे रहा हूँ कि बेसिक स्ट्रेंथ कैसे चेक किया जाए। तो बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? जो H+ को अपने तरफ अट्रैक्ट करे। H+ को अट्रैक्ट करने के लिए उसके पास क्या जरूरी है? लोन पेयर होना जरूरी है। तो इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ में क्या चेक किया जाता है? बेसिक स्ट्रेंथ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक किया जाता है। उस स्पीशीज के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना ही उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर हम यहां देखें NH2 और NH3 का, अगर मैं बोलूं कि इन दोनों में किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो देखो यहां पर +I ग्रुप लगा हुआ है। CH3 इज +I ग्रुप, इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करता है। इलेक्ट्रॉन्स देने की वजह से यहां इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी बढ़ जाएगा। जबकि यहां पर क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करता है, तो यहां पर +I नहीं लगा हुआ, नॉर्मल कंपाउंड है। इस तरह से इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर मैं बात करूं यहां पे NH2 और NO2 पे, अब देखो यहां -I लगा हुआ है और यहां ग्रुप नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो यहां डेंसिटी कम हो जाएगा, और डेंसिटी कम हो जाएगा तो यहां डेंसिटी ज्यादा होगा, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ इसमें ज्यादा होगा। अगर हम बात करें यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का और यहां बात करें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, तो ये -I ग्रुप है। -I ग्रुप यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। कम करने की वजह से यहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, तो हमें इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी ज्यादा देखना है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका हो जाएगा इसमें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा तो उसमें बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो ये आपका बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब देखने का तरीका। हालांकि हम बेसिक स्ट्रेंथ अभी आगे और भी पढ़ेंगे, रेजोनेंस वगैरह में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन ये यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ देखने का एक तरीका है। तो अगर मैं आगे बात करूं, ठीक है, तो अभी कनेक्ट हो ही रहे हो बहुत सारे स्टूडेंट, तो यहां सुन लो सारे स्टूडेंट। हमें 2 मिनट वेट। यहां पे हम देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो हमने 3 एप्लीकेशन पढ़ा दिया था। 4th वन एप्लीकेशन जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ में आपको क्या चेक करना है? इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी चेक करना है, मतलब उस स्पीशीज के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब यहां पर ये है और NH3 है, हमने चेक करना है कि इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो यहां पर +I ग्रुप लगा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोवाइड करेगा, इसको प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा नाइट्रोजन के ऊपर। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो ये H+ को जल्दी क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। इसका मतलब दिस वन इज मोर बेसिक स्ट्रेंथ देन अमोनिया NH3। इसका जो है बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है NH3 से। अगर यहाँ NO2 लग गया, यहाँ NH2 है, तो हम यहाँ ये देखेंगे कि यहाँ पर ये -I ग्रुप लगा हुआ, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, यहाँ ज्यादा कर रहा था, यहाँ कम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके कंपेयर में क्या होगा? ज्यादा होगा। यहाँ पर भी -I ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? सॉरी, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है,
तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि इसमें बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। इस केस में बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, तो हमारा यही एप्लीकेशन था। तो अभी ये एप्लीकेशन फिर से दोबारा भी आएगा रिजोनेंस में, फिर से हम यही एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ हम पढ़ा करेंगे। ओके ओके, तो हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया और उसका एप्लीकेशन हमने देख लिया। तो हम स्टार्ट करेंगे अब रिजोनेंस। तो ध्यान रखना, रिजोनेंस जीओसी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर हम पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन। तो रिजोनेंस के बाद हम हाइपर कंजुगेशन, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन में रिजोनेंस की तरह ही होता है, नो बॉन्ड रिजोनेंस। तो यहां ध्यान रखो, एक रिजोनेंस होने के लिए हम रिजोनेंस स्टार्ट कर रहे हैं, बरोबर है। पेपर में बहुत क्वेश्चन रेजोनेंस से था। ओके, क्या करोगे? सिलेबस उधर। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा रिजोनेंस, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रिजोनेंस। तो हम पहले क्या करेंगे, रिजोनेंस का मीनिंग समझेंगे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिजोनेंस, मीनिंग समझेंगे, किस किस कंडीशन में रिजोनेंस होता है, प्लस रिजोनेंस का बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है, रिजोनेंस होने से बेनिफिट्स क्या होते हैं। फिर हम समझेंगे कंजुगेशन, कैसे रिजोनेंस होता है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रिजोनेंस एनर्जी, रिजोनेंस एनर्जी हम ये समझेंगे। फिर फिफ्थ नंबर इसका एप्लीकेशन समझेंगे, जो कि बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हमें यही 4-5 चीजें पढ़ने हैं रिजोनेंस के अंदर, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं रिजोनेंस। ओके, पहले हम मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। मीनिंग क्या है इसका, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिजोनेंस, व्हाट इज मीनिंग ऑफ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिजोनेंस, रिजोनेंस का मीनिंग क्या है। तो थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग में मैं तुम लोगों को टीच किया था। अब यहां देखो, एक एग्जाम्पल से समझते हैं हर चीजें। सी डबल बॉन्ड सी और सी प्लस, मैं हाइड्रोजन नहीं लिया हूं, सी डबल बॉन्ड सी 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 प्लस। अब ध्यान देना, अभी तक मैं बोलते आ रहा हूं कि जो चार्ज है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, चलो और भी ले लेते हैं, सी डबल बॉन्ड सी निगेटिव, सी डबल बॉन्ड सी 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 निगेटिव, और भी ले लेते हैं, सी डबल बॉन्ड सी सी रेडिकल्स, सी डबल बॉन्ड सी 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 रेडिकल्स। मैं 2 कॉलम में लिया हूं जानबूझ के। हम ये बोला करते हैं कि चार्ज किसी भी कंपाउंड के ऊपर बोझ की तरह होता है, ये इसके ऊपर बोझ की तरह है, ये नहीं चाहता हमारे ऊपर चार्ज है, रेडिकल्स भी नहीं चाहता हमारे ऊपर रेडिकल्स रहे। तो इस चार्ज को, इस चार्ज के वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक से पढ़े हुए होंगे, इस चार्ज के वजह से, पॉइंट चार्ज बोलो या कोई भी चार्ज बोलो, इस चार्ज के वजह से, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अनस्टेबल की तरफ लेके जाता है। लेकिन अगर हम ये बोले कि हम चार्ज को, दूसरे कंडीशन में ये बोल दे कि हम चार्ज को कम करने की कोशिश करते हैं, अगर चार्ज को हम कम कर दें, चार्ज को हम कम कर दें, ये कम करने का सिंबल मैंने डाल दिया, चार्ज को हम किसी भी तरह से कम कर दें, एनीवे तरीका अलग हो सकता है, चार्ज को हम किसी भी तरीके से कम कर दें, अगर कम करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चार्ज डीलोकलाइज हो जाएगा, चार्ज डीलोकलाइज हो जाएगा। चार्ज का डीलोकलाइज होने का मतलब चार्ज घूम रहा है, लोकलाइज मतलब 2 कंडीशन हो सकता है, या तो चार्ज क्या हो जाए, लोकलाइज्ड हो जाए, लोकलाइज्ड मतलब बिल्कुल वहीं के वहीं पड़ा हुआ है, और डीलोकलाइज्ड मतलब वो इधर से उधर घूम रहा है। तो अगर चार्ज डीलोकलाइज हो गया तो डीलोकलाइज होने से उसके इलेक्ट्रॉन्स का भी इधर से उधर फ्लो होगा।
और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यानी चार्ज जो होगा वो चार्ज सबके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चार्ज सबके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमी आएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमी आएगी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमी आने से एनर्जी अगर कम होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब ऐसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुम क्लास में बैठे हुए हो, क्लास में बैठे हुए सारे 50 स्ट्रेंथ है क्लास के अंदर। अब मैं एक 5 kg का वेट लाया और किसी के सर के ऊपर रख दिया, अब बोला तुम यही दिन भर रखे रहो। एक दूसरा कंडीशन हम ऐसे लेते हैं कि 5 kg का वेट लाया, अब बोला कि सबके सर के ऊपर रखना है, किसी को नीचे नहीं रखना है। तो पहले केस में हमने ये बोला कि एक ही स्टूडेंट को बोला कि तुम अपने सर के ऊपर दिन भर रखे रहो, और दूसरे कंडीशन में हमने क्या बोला, दूसरे क्लास में जाके बोला 50 स्टूडेंट है, ये जो 5 kg का वेट है नीचे नहीं आना चाहिए। तो उसने सबने क्या किया, चालाकी, कभी ये उसको ट्रांसफर कर रहा था, वो उसको ट्रांसफर कर रहा था, वो उसको ट्रांसफर कर रहा था, वो उसको ट्रांसफर, इस तरह से वो 5 kg ऑब्जेक्ट, 5 किलो का ऑब्जेक्ट घूमता हुआ, कभी इस पे तो कभी उस पे, कभी उस पे, तो जब तक इसका बारी आए तब तक वो क्या फील कर रहा था, स्टेबल। वो तो 5 kg का वेट घूम रहा है ना, सबके ऊपर है। तो जब अब मेरे ऊपर आया तो मैं उस टाइम के लिए अनस्टेबल हो जाऊंगा, लेकिन मैं ट्रांसफर कर दिया दूसरे को, तो अब जब मेरी बारी आएगी तब तक मैं तो क्या बैठा हूं, स्टेबल बैठा हूं, तब तक मैं स्टेबल हूं। तो कहने का मतलब अगर मेरे ऊपर दिन भर रख दिया जाए तो बाकी तो अनस्टेबल हो, मैं खुद अनस्टेबल हो जाऊंगा, बाकी के बारे में सोचो, मैं खुद अनस्टेबल हो जाऊंगा। तो वही 5 kg का ऑब्जेक्ट मतलब घूमना, मतलब ये डिलोकलाइज होना, घूम रहा है, लोकेशन उसका फिक्स नहीं है। और लोकलाइज्ड होने का मतलब क्या हुआ, वो बिल्कुल फिक्स हो गया, एकदम बिल्कुल वहीं का वहीं पड़ा हुआ, तो वो उसमें अनस्टेबिलिटी ज्यादा आती है। तो होता क्या है, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब ये चार्ज को हम या तो लोकलाइज्ड कर दें, या तो चार्ज को हम लोकलाइज्ड कर दें, या तो चार्ज को या तो लोकलाइज्ड कर दें या तो चार्ज को डिलोकलाइज्ड कर दें। डिलोकलाइज मतलब घुमाना, घुमाना, डिलोकलाइज मतलब घुमाना, और लोकलाइज मतलब फिक्स कर देना। चार्ज को या तो घुमा दे हम, या तो चार्ज को डिलोकलाइज कर दे, लोकलाइज कर दे, फिक्स कर दे। अब जब चार्ज को डिलोकलाइज करेंगे तो उसमें जो चार्ज होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। मतलब हमारे से अगर प्रोबेबिलिटी निकाले कि 5 kg का ऑब्जेक्ट कितने टाइम्स हमारे पास आए, 5 घंटा उसको घुमाना है, तो हो सकता है 10 बार मेरे पास आए, तो जितना घूमेगा उतना मेरे पास क्या रहेगा, कम रहेगा। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, यानी 5 kg का जो ऑब्जेक्ट है सबके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, किसी एक के ऊपर वो बोझ की तरह नहीं है। लेकिन जब लोकलाइज होगा तो वो क्या होगा, वहीं पे पड़ा होगा, ठीक है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, चार्ज विल नॉट डिस्ट्रीब्यूट, यानी बाकी किसी के हिस्से में नहीं जाएगा, वो सबके हिस्से में रहेगा, वो किसी के हिस्से में नहीं जाएगा। अब जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी चार्ज को ऐसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएगा। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम होने से केमिस्ट्री बोलता है लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, इसमें स्टेबिलिटी क्या आएगी, ज्यादा आएगा। डिलोकलाइजेशन, अभी हम चार्ज डिलोकलाइजेशन चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इस चार्ज को घुमाना है, तो कुल मिला के ये है, ये पहले लिख लो कि एक चार्ज लोकलाइज्ड है और एक चार्ज डिलोकलाइज्ड है। अगर जिस सिस्टम के अंदर, जिस कंपाउंड के अंदर चार्ज डिलोकलाइज्ड है, चार्ज घूम रहा है, उसके अंदर स्टेबिलिटी आएगी। जहां चार्ज लोकलाइज्ड है वो अनस्टेबल हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों परेशान है, जिसके ऊपर चार्ज है वो कंपाउंड तो परेशान है। हमने पहले तुम्हें सिखाया था, हमने अगर बोला कि ये कंपाउंड है और ये कंपाउंड है, ठीक है, तो कौन ज्यादा परेशान है, ये परेशान है जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा है, चार्ज है ज्यादा या कम नहीं। यानी अगर एक न्यूट्रल कंपाउंड है जिसमें चार्ज नहीं है और एक चार्ज है,
तो चार्ज वाला परेशान होगा और जिसमें चार्ज नहीं होगा वो सही सलामत है, वो मतलब स्टेबल है। बाय द वे अगर हम बात करें कि दोनों ही कंपाउंड में चार्ज है, तो हम यहां पर उस कंपाउंड के बारे में चेक करेंगे जिसमें दोनों में कंपाउंड होंगे। तो यहां देखो, इसमें भी चार्ज है और इसमें भी चार्ज है। कहने का मतलब है अगर मैं यहां पर बात करूं इनके कंपेयर में सी डबल बॉन्ड सी और सी, तो इनके कंपेयर में ये अनस्टेबल है और इनके कंपेयर में ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है, तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब इसके ऊपर भी चार्ज है, इसके भी ऊपर भी चार्ज है, मतलब उस सिस्टम के अंदर चार्ज है। अब परेशान दोनों है, लेकिन दोनों में कम परेशानी किसके ऊपर होगी, यही हमें चेक करना है। तो अगर वो चार्ज घूमता हुआ नजर आएगा तो वो स्टेबल होगा, अगर चार्ज लोकलाइज्ड होगा तो वो अनस्टेबल होगा। अब वही तुम्हें पता करना है किसमें चार्ज घूम रहा है और किसमें चार्ज नहीं घूम रहा है, बराबर है क्या? जिसमें चार्ज घूम रहा है किसमें नहीं घूम रहा है। तो पहला लाइन ये लिख लेना कि ये भी अनस्टेबल और ये भी अनस्टेबल, लेकिन जिसमें चार्ज घूमेगा वो थोड़ा स्टेबल होगा और जिसमें चार्ज नहीं घूमेगा वो लेस स्टेबल होगा। यानी हमें यहां पर चार्ज देखना है, यानी चार्ज अगर डीलोकलाइज्ड है यानी घूम रहा है, तो हम बोलेंगे उस सिस्टम स्टेबल है। किसके कंपेयर में? जहां चार्ज, कंपेयर तो होगा ही ना, जहां चार्ज लोकलाइज्ड है, जहां चार्ज लोकलाइज्ड है। और सर अभी तो आपने बोला था जहां चार्ज होता है अनस्टेबल होता है, बिल्कुल होता है। अगर मैं बोलूं इस पे चार्ज नहीं है, ये क्या अभी मान लो स्टेबल है, अगर मैं इस पे चार्ज लगा दूं बराबर है, तो मैं अगर कंपेयर कितना भी इसमें चार्ज घूमे इसके कंपेयर में अनस्टेबल ही होगा। अगर मैं एक और चार्ज लगा दूं यहाँ पे, इसको मैं हटा के यहाँ चार्ज लगा दूं, अब देखो आगे देखने समझ में आएगा, ये चार्ज डीलोकलाइज्ड है और ये लोकलाइज्ड है, वही तो हमें पता करना है। तो अब कहने का मतलब है इनके कंपेयर में ये और ये दोनों अनस्टेबल है क्योंकि इस पे चार्ज नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें बी और सी में, तो बी और सी में अच्छा स्टेबल कौन है वो चीज जानना है, तो वही बताएगा रेजोनेंस। यानी रेजोनेंस इस चीज की जानकारी तुम्हें देगा कि कौन ज्यादा स्टेबल है। और इस चीज की जानकारी कैसे देगा वो? इस चार्ज को घुमा के किसमें चार्ज घूम रहा है किसमें चार्ज नहीं घूम रहा है। यानी रेजोनेंस इस चार्ज के बारे में बताएगा कि लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है। अगर लोकलाइज्ड है तो वो स्टेबल होगा, सॉरी अगर डीलोकलाइज्ड है तो स्टेबल होगा और लोकलाइज्ड है तो स्टेबल नहीं होगा। अब बात रहा क्यों स्टेबल होगा, तो पहला पॉइंट ये ध्यान देना कि ए जो है वो तीनों में ज्यादा स्टेबल है। अब बी और सी में स्टेबिलिटी हमें जानना है, तो ये पता लगाना होगा किसमें चार्ज घूम रहा है और किसमें चार्ज नहीं घूम रहा है। जिसमें चार्ज डीलोकलाइज होगा वो स्टेबल होगा, जिसमें चार्ज लोकलाइज होगा वो अनस्टेबल होगा। लोकलाइज और डीलोकलाइज के बारे में यही दोनों जानकारी देगा रेजोनेंस, कि किसमें लोकलाइज्ड है और किसमें डीलोकलाइज्ड है। अच्छा, डीलोकलाइज है तो स्टेबल क्यों है? तो इसलिए है कि उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, थोड़ा तुम डिस्ट्रीब्यूट कर लो, थोड़ा तुम डिस्ट्रीब्यूट कर लो, थोड़ा तुम डिस्ट्रीब्यूट कर लो, क्योंकि चार्ज की वजह से वो परेशान रहता है। तो उसने क्या किया कि हमारा ऊपर चार्ज आया तो थोड़ा थोड़ा सबने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हम। तो एक पॉइंट्स लिखना, इफ चार्ज इज डीलोकलाइज्ड, राइट डाउन करो, इफ चार्ज इज डीलोकलाइज्ड, मैं लिख दे रहा हूं, इफ चार्ज इज डीलोकलाइज्ड, इफ चार्ज इज डीलोकलाइज्ड, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, डीलोकलाइज्ड। अच्छा एक चीज ध्यान देना, कंपेयर हम किस में कर रहे हैं? लोकलाइज्ड में और डीलोकलाइज्ड में, इसमें नहीं कंपेयर कर रहे हैं, बराबर है क्या? हम लोकलाइज्ड में और डीलोकलाइज्ड में कंपेयर कर रहे हैं। तो इफ चार्ज इज डीलोकलाइज्ड देन इट will be more stable than localized charge. Localized charge, because in delocalized charge in delocalized charge
इन delocalized charge, charge will distribute, यानी सबके हिस्से में थोड़ा थोड़ा चला जाता है, चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, थोड़ा तुम ले लो थोड़ा तुम ले लो और हमारी परेशानी को दूर करो। चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट, दैट्स वाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने से क्या होता है, दैट्स वाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल रिड्यूस, दैट्स वाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी will reduce, that's why electrical energy will reduce, इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिड्यूस होता है। और रिड्यूस होने से क्या होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम होगा उतना ही स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। लेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, या लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, देन स्टेबिलिटी विल इंक्रीज, देन स्टेबिलिटी विल इंक्रीज। कहने का मतलब ये है कि हमने ए बी सी को अगर चुना है तो ये तो ज्यादा स्टेबल, इसके बारे में हमें कोई कंपेयर ही नहीं करना है। कहाँ लोकलाइज है कहाँ डीलोकलाइज है उसका हमें कंपेयर करना है। तो कहने का मतलब है इफ चार्ज इज डीलोकलाइज्ड, इफ चार्ज इज लीफ लगा हुआ, इफ चार्ज इज डीलोकलाइज्ड इट विल बी मोर स्टेबल देन लोकलाइज्ड, इट विल बी मोर स्टेबल देन लोकलाइज्ड। ऐसा क्यों, बिकॉज in delocalized charge will distributed, that's why electrical energy will reduce, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, कम होगा, then stability will increase, ऐसा होता है। तो हमें फर्क करना है इतना ही कि अगर दो चार्ज कंपाउंड है तो किसमें लोकलाइज्ड है और किसमें डीलोकलाइज्ड है। तो इफ चार्ज विल डीलोकलाइज्ड, यही इफ का हमें आंसर चाहिए कि किसमें चार्ज डीलोकलाइज्ड है और किसमें चार्ज लोकलाइज्ड है, किसमें चार्ज डीलोकलाइज है और किसमें चार्ज लोकलाइज है। इसी चीज का आंसर देगा रेजोनेंस, यानी रेजोनेंस इस बात को पूरी तरह से जानकारी दे देगा कि लो इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, इसमें चार्ज घूम रहा है और इसमें चार्ज नहीं घूम रहा, इस चीज की जानकारी देता है। ये समझ में आ गया होगा कि हम रेजोनेंस पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाई यू स्टडी, या मीनिंग क्या रेजोनेंस का। तो रेजोनेंस में ये होता है कि चार्ज घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, लोकलाइज है कि नहीं है, इस चीज का हमें जानकारी देता है। ठीक है, तो ऐसे हम रेजोनेंस का जो डेफिनेशन देते हैं वो बोलते हैं रेजोनेंस इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों का मीनिंग हम एक ही निकाल के देंगे तुम्हें, बट अभी जो इसका मीनिंग होता है वो होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तुम फील करना ये सही है या नहीं है, बिल्कुल सही है, और ऐसे भी हम बोलते हैं। अब ध्यान दो इधर, अब हमें रेजोनेंस से मतलब समझ में आ गया। रेजोनेंस क्या बताता है, बस इतना चीज बताता है कि चार्ज लोकलाइज्ड है, चार्ज लोकलाइज्ड है या चार्ज डीलोकलाइज्ड है, बस इस चीज का हमें जानकारी देता है। ये चीज याद रखना कि रेजोनेंस इस चीज का हमें जानकारी देगा कि चार्ज लोकलाइज्ड है या चार्ज डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, अगर लोकलाइज्ड है तो स्टेबल होगा, अगर डीलोकलाइज्ड है तो अनस्टेबल होगा। अब ये स्टेबल और अनस्टेबल से क्या लेना देना है तो हम आगे एप्लीकेशन में सीखेंगे। तो रेजोनेंस इस चीज का गवाह है, उस चीज का प्रूफ देता है कि हम इसमें चार्ज लोकलाइज्ड है, इसमें चार्ज डीलोकलाइज्ड है। जहां लोकलाइज्ड होगा वो अनस्टेबल होगा और जहां डीलोकलाइज्ड होगा वो स्टेबल होगा। ऐसा क्यों, इसका रीजन यहां लिखा हुआ है, उसमें चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। ओके, तो चलो हम पता लगाते हैं कहां कहां चार्ज घूमता है, कहां कहां चार्ज नहीं घूमता है, कहां कहां पाई इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, कहां कहां नहीं घूमते हैं। तो ध्यान देना, अब हम इसका लेते हैं कॉन्जुगेशन। हम इसमें बोलेंगे कॉन्जुगेशन, कहां कहां चार्ज घूमेगा या नहीं घूमेगा उसका कॉन्जुगेशन बोलते हैं। तो हम ये बोलते हैं अगर कार्बन और ये प्लस चार्ज है, डबल सिंगल और पॉजिटिव, डबल में सिग्मा नहीं पाई, जहां डबल बॉन्ड हो डबल सिंगल और पॉजिटिव अगर रहेगा कंटिन्यूअस, तो उसके अंदर ये
चार्ज घूमेगा या पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होगा। कैसे होगा तो हम आगे बात करेंगे। तो डबल और सिंगल के ऊपर पॉजिटिव होना चाहिए, डबल सिंगल और सिंगल के ऊपर पॉजिटिव होना चाहिए। पहला कंजुगेशन, इसको बोलते हैं कंजुगेशन में है ये, मतलब यहां कंजुगेशन बोलने का मतलब हम ये जान गए कि यहां चार्ज घूम रहा है। सेकेंड कंजुगेशन, डबल सिंगल और सिंगल के ऊपर निगेटिव, यानी यहां भी समझ में आ गया कि चार्ज घूम रहा है। कैसे घूमेगा हम बाद में बात करेंगे। डबल सिंगल और सिंगल के ऊपर निगेटिव, ये कंजुगेशन में है। थर्ड पॉइंट, डबल सिंगल डबल, यहां भी इस कंजुगेशन में है। ये पाई डबल सिंगल और डबल ये भी घूम रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन्स का भी घूमना, डीलोकलाइज होना, ये भी स्टेबिलिटी को ही बताएगा। डबल सिंगल और डबल ये कंजुगेशन में है। फोर्थ पॉइंट, डबल सिंगल और रेडिकल, डबल सिंगल और रेडिकल ये भी कंजुगेशन में है। बराबर है। फिफ्थ पॉइंट, डबल सिंगल और यहां पर ले लेते हैं एक दूसरा कंपाउंड लेते हैं जिसके ऊपर क्या हो, ए ले लेता हूं मैं, जिसके ऊपर क्या हो, लोन पेयर। तो लोन पेयर भी घूमेगा। तो डबल सिंगल और लोन पेयर, ये मैं अभी 5 लिखवाया और आगे लिखवाऊंगा। डबल सिंगल ट्रिपल भी हो जाएगा, 6 डबल सिंगल और ट्रिपल इसमें भी होगा। ठीक है, तो मिनिमम हम 5 अभी पढ़ेंगे, बाकी हम आगे बताएंगे। इतने कंडीशन के अंदर ये कंजुगेशन बोल लो या कंडीशन बोल लो, कंडीशन है ये और इसको कंजुगेशन में बोलते हैं। तो डबल सिंगल और पॉजिटिव अगर रहेगा, डबल सिंगल नेगेटिव रहेगा, डबल सिंगल डबल रहेगा, डबल सिंगल लोन पेयर रहेगा, डबल सिंगल रेडिकल्स रहेगा, उस केस में ये घूमेंगे और घूमेंगे तो उसके अंदर स्टेबिलिटी आएगी। जैसे कि मैं तुम्हें पहले ही लिख दिया हूं। अब ध्यान दो, इधर इस एग्जांपल्स पे ध्यान देना। यहां देखो 2 एग्जांपल्स मैंने लिखा हूं, ये भी चार्ज की वजह से परेशान है और ये भी चार्ज की वजह से परेशान है, दोनों परेशान है। लेकिन इसमें डबल सिंगल और पॉजिटिव है, यानी हम ये बोल देंगे कि इसमें रिजोनेंस हो रहा है। रिजोनेंस होने का मतलब क्या हुआ, मतलब चार्ज घूम रहा है। रिजोनेंस हो रहा है मतलब क्या बोलेंगे, चार्ज घूम रहा है इसके अंदर, ये चार्ज घूम रहा है। तो रिजोनेंस क्या बताता है, चार्ज लोकलाइज्ड है कि चार्ज डीलोकलाइज्ड है। तो कहने का मतलब ये चार्ज डीलोकलाइज्ड है। अब देखो इसमें डबल सिंगल सिंगल के ऊपर पॉजिटिव है, क्या ये कंजुगेशन में है क्या, डबल सिंगल सिंगल के ऊपर पॉजिटिव होना चाहिए। यहां क्या है, डबल सिंगल फिर सिंगल है तब पॉजिटिव है। ऐसे कंजुगेशन में नहीं चलेगा। डबल सिंगल इस पे पॉजिटिव होना चाहिए था, इस पे, ये है इस पे, तो ये कंजुगेशन में नहीं है। इसका मतलब इसके ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज क्या है, डी, यहां लोकलाइज्ड है, यानी बिल्कुल स्थिर है। यहां चार्ज क्या है, चार्ज डीलोकलाइज्ड है। ये हमें समझ में आ गया कंजुगेशन से, यानी इसमें रिजोनेंस हो रहा है और इसमें रिजोनेंस नहीं हो रहा है, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा, इसमें रेजोनेंस हो रहा है। यानी तुम कहीं अगर पता लगाओ ये चार्ज घूमता हुआ नजर आए, तुम्हें इसमें से अगर कोई नजर आए और ये घूम रहा है तो तुम बोलोगे सर चार्ज डीलोकलाइज्ड है, तो तुम ये बोलोगे सर इसमें रेजोनेंस हो रहा है। तो हम ये बोल देंगे चार्ज डीलोकलाइज्ड है, या तुम बोल दो कि रेजोनेंस हो रहा है, हम बात समझ जाएंगे। इसमें बोलोगे सर ये इसके जैसा नहीं आ रहा है, डबल सिंगल सिंगल के ऊपर निगेटिव नहीं आ रहा, डबल सिंगल के ऊपर पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन डबल सिंगल सिंगल के ऊपर पॉजिटिव है, यानी यहां चार्ज डीलोकलाइज्ड है, यानी यहां रेजोनेंस नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर दोनों में हम स्टेबिलिटी के बारे में बोले तो ये मोर स्टेबल होगा और ये लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा। यही सब चीजें हमें पता लगाना है पूरे रेजोनेंस करवा के। तो कहने का मतलब हमारा रेजोनेंस पढ़ने के पहले समरी ये है, अभी हमने स्टार्ट भी नहीं किया, बट समरी हमारा यही है कि हमें पता लगाना है कि किसमें लोकलाइज्ड है और किसमें डीलोकलाइज्ड है और किसमें लोकलाइज्ड है। जिसमें डीलोकलाइज्ड है तो हम बोल देंगे इसमें सर रेजोनेंस हो रहा है, और जिसमें लोकलाइज्ड है उसमें बोलेंगे रेजोनेंस नहीं हो रहा है। जिसमें डीलोकलाइज्ड है उसमें बोलेंगे स्टेबल है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत इस पे भी जाएगा और इस पे भी जाएगा, और इसमें बोलेंगे ये लेस स्टेबल है।
स्टेबल स्टेबल कंजुगेशन नहीं होता है, ये इतने कंडीशन में अगर आएगा तो हम स्टेबिलिटी बोलते हैं, इतने में अगर आएगा तो वो डिलोकलाइज्ड है वो। तो हम वन बाय वन सारे एग्जांपल्स अभी कराएंगे इस पे। तो कहने का मतलब ये, हमने ऐसे दो एग्जांपल्स को चुना है जहां पर इसमें डिलोकलाइज्ड है और ये लोकलाइज्ड है। दिस चार्ज इज लोकलाइज्ड और दिस चार्ज इज डिलोकलाइज्ड। तो डिलोकलाइज्ड मतलब तुम क्या बोलोगे, सर इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें क्या बोलोगे, सर रेजोनेंस नहीं हो रहा। तो हम बोले कौन स्टेबल होगा, रेजोनेंस वाला, क्यों, इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। सेम टू सेम डबल सिंगल नेगेटिव, यहां नहीं हो रहा है, यानी यहां चार्ज लोकलाइज्ड है, यहां चार्ज डिलोकलाइज्ड है। कैसे हो बताएंगे। यहां रेडिकल्स डिलोकलाइज्ड है, यहां रेडिकल्स लोकलाइज्ड है। इसके वजह से तीनों कंपाउंड अनस्टेबल होंगे और ये स्टेबल होगा। हम अब वन बाय वन तुम्हें करा के मैं चेक कर रहा हूं कि हाउ टू रेजोनेंस। अब हमने सबसे पहले मीनिंग समझा कि मीनिंग क्या होता है रेजोनेंस का। मीनिंग समझने के बाद हमने ये पता लगाया कि कंजुगेशन कैसे चेक करेंगे। कंजुगेशन पता लगाने के बाद हमने ये जाना कि हम रेजोनेंस का मीनिंग से स्टेबिलिटी का क्या लेना देना है, चार्ज का घूमना लोकलाइज्ड और डिलोकलाइज्ड से क्या मीनिंग है, किसमें रेजोनेंस हो रहा है किसमें नहीं हो रहा हम पता लगाएंगे। अब हमें यही चीजें पता लगाना है, किसमें रेजोनेंस हो रहा है किसमें नहीं हो रहा है। तो हम अब वन बाय वन आपको स्टार्ट कर रहे हैं कि हाउ टू रेजोनेंस। अब हम रेजोनेंस कैसे कराएंगे, तो पहले आपको पता लगाना होगा कि रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पता लगाने के लिए कंडीशन है। अब कैसे रेजोनेंस को कराया जाए, रेजोनेंस कैसे होता है, कैसे चार्ज घूमता है। तो सबसे पहले आपको पता लगाना है कि चार्ज घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। और जब पता लग जाएगा कि घूम रहा है तो आप पहले उसके बाद पता लगाओ कि कैसे घूम रहा है। तो हम अब कैसे पे आते हैं, हाउ टू रेजोनेंस। कैसे रेजोनेंस होगा, हाउ टू रेजोनेंस, रेजोनेंस कैसे होगा, ठीक है। तो हम पहले वन बाय वन स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस कैसे होगा। तो मैं पहला कंजुगेशन का एग्जांपल्स देता हूं, ठीक है, उसके बाद हम सेकंड पे आएंगे, सब पे आएंगे वन बाय वन। चलो, तो हाउ टू रेजोनेंस, कैसे रेजोनेंस करवाया जाए। चलो सिंपल से एग्जांपल्स है, यहां पे हमने प्लस लिया। अब रेजोनेंस कैसे करवाया जाए। अब ये होता है क्या, ये पाई बॉन्ड है और ये सिग्मा है और ये प्लस है। तो डबल सिंगल और सिंगल के ऊपर प्लस, एक कंजुगेशन में है। तो कंजुगेशन में है तो ये सिग्मा है और ये पाई है। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो पहला पॉइंट ये हुआ कि पाई बॉन्ड जो होता है, पाई इलेक्ट्रॉन नहीं, पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। सिग्मा के कंपेयर में क्या होता है, वीक होता है। तो ये अपने आप होता है, हमें कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ता है, ये सिस्टम के अंदर अपने आप होता है। अब ये क्या होगा, अपने आप ये बॉन्ड तोड़ता है जब ये कंजुगेशन में होता है। तो अब बॉन्ड तोड़ने के बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाते हैं। जहां शिफ्ट होगा उस शिफ्टिंग को हम ऐसे एरो से दिखाएंगे। ये एरो बता रहा होगा कि ये तोड़ के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहा होगा। जब जाएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस पे आ जाएगा, यानी इस पे माइनस लग जाएगा। माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें नजर आएगा, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। अब इसका इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो ये हो जाएगा प्लस, और ये पहले से तो प्लस था ही, यानी इसने बॉन्ड को तोड़ा है। यहाँ तोड़ने में एनर्जी लगाएगा, लेकिन एनर्जी लगाने के बाद अब जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसमें ज्यादा रिलीज हो जाएगा, यानी ये एंडो होगा। अब जब बॉन्ड बनेगा तो एक्सो होगा, एक्सो वाला ज्यादा क्या करेगा, एक्सो वाला में क्या होगा, ज्यादा रिलीज होगा। तो एंडो में कम देना पड़ेगा, रिलीज ज्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी बताएगा। अब क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और बॉन्ड बनाते ही फिर से क्या हो गया, चार्ज कैंसिल हो गया। तो देखो, एक बॉन्ड अगर टूटता है पाई तो प्लस और माइनस में कन्वर्ट होता है। अगर प्लस और माइनस मिलते हैं तो एक बॉन्ड में कन्वर्ट होते हैं, ध्यान रखना। तो यहां प्लस और माइनस मिलके एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन दे दिए। तो पहले बॉन्ड टूटा तो पहले हमने क्या क्या किया, बॉन्ड को ब्रेक किया। कौन से बॉन्ड को, पाई बॉन्ड को हमने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हमने चार्ज लगाए, शिफ्टिंग किया तो हमने चार्ज लगाए। चार्ज लगाते समय हमने ये सोचा, चार्ज लगाते समय, अब थोड़ा यहां ध्यान देना, चार्ज लगाते समय क्या हमारे दिमाग में इक्वेशन तो आना चाहिए कि ये बॉन्ड तोड़े तो हम शिफ्टिंग इधर क्यों नहीं,
तो ध्यान दो, इधर क्यों नहीं, अगर हम इधर करेंगे तो माइनस यहां आ जाएगा और प्लस यहां आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस और प्लस में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। इसीलिए हमें शिफ्टिंग के बारे में भी सोचना है, यानी जब चार्ज क्रिएट करना है, यानी पाई को तोड़ने के बाद शिफ्ट करना है, तो शिफ्टिंग का हमें डायरेक्शन आना चाहिए। तो डायरेक्शन बहुत आसान है, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस आना चाहिए और माइनस है तो प्लस आना चाहिए। सिर्फ चार्ज पास में नहीं आना चाहिए, ये रिपल्सन हो जाता है और रिपल्सन होने के वजह से ये इधर नहीं टूट के आता, माइनस आता है। तो हमारे दिमाग में भी आना चाहिए कि टूट के इधर ही क्यों जा रहा है, इधर क्यों नहीं, तो उसका रीजन ये है, इधर क्यों नहीं जा रहा है, इसका रीजन ये है। ये हमें बीच में बना होगा टूट के, तो तोड़ने में एनर्जी देना पड़ा होगा, एक जो एंडो हुआ होगा। अब जब बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा, एक जो हुआ होगा, तो एंडो में कम एनर्जी लिया होगा और एक जो में ज्यादा रिलीज किया होगा, इसीलिए ये फेवरेबल कंडीशन है, यानी ये डेल्टा जी इसका क्या है, निगेटिव है, यानी ये स्पॉन्टेनियस है। तो कहने का मतलब ये टूट गया, अब यहां बॉन्ड बन गया। अब ध्यान से सुनो, अब ये रुकेगा नहीं, बरोबर है क्या, ये रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, ये आगे कंटिन्यू बढ़ेगा। अब फिर से बॉन्ड टूटेगा, फिर से शिफ्टिंग होगा, तो क्या होगा, माइनस और यहाँ प्लस और यहाँ पे प्लस आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों इधर चला गया, तो माइनस इस पे आ गया, जिधर जाएगा इलेक्ट्रॉन्स उस पे माइनस आएगा, जहां से जाएगा प्लस आएगा। अब क्या होगा, इस दोनों में बॉन्ड बन जाएगा, तो ये बॉन्ड बन गया और यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, प्लस माइनस क्या कर दिए, बॉन्ड बना लिए। तो पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ, चार्ज शिफ्टिंग हुआ, शिफ्ट होने के बाद प्लस और माइनस चार्ज क्रिएट होने के बाद फिर से क्या हुआ, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन फिर से हुआ, यानी पाई बॉन्ड टूट रहा है और पाई बॉन्ड फिर से बन रहा है। कुछ यहां से लेना देना है हमें, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले चार्ज यहां था, ठीक है, अब चार्ज यहां आ गया, अब ये रुकेगा नहीं, फिर चार्ज यहां जाएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां जाएगा, ये कंटिन्यू घूमता रहेगा। तो मैं इसको हटा दूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, तुम अब केवल इसको देखो। अब चार्ज यहां था, चार्ज इसको बीच वाला को नहीं देखना आपको, चार्ज यहां था, फिर इस कार्बन पे, फिर इस पे जाएगा, क्योंकि ये इसमें जाएगा और ये इसमें कन्वर्ट होगा। तो अब ये चार्ज यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, एक कंटिन्यू घूमता रहेगा। यानी ये जो चार्ज है वो बोला कि थोड़ा देर मेरे ऊपर रखो और थोड़ा देर इसको दो, थोड़ा देर मेरे ऊपर, थोड़ा देर इसको ऊपर, यानी इसी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दो कार्बन ने कर लिया। यानी इसके एक के ऊपर बोझ नहीं है, ये थोड़ा देर के लिए जब इस पे आएगा तो ये राहत महसूस करेगा, और जब इस पे जाएगा तो ये राहत महसूस करेगा। तो कहने का मतलब है इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि थोड़ा तुम थोड़े टाइम के लिए लो, थोड़े टाइम के लिए मेरे को लो, थोड़ा तुम टाइम के लिए लो, फिर मेरे ऊपर लो। यानी ये चार्ज इधर से उधर कंटिन्यू घूमता हुआ नजर आ रहा है, और ये हम घुमा नहीं रहे हैं, ये ऑलरेडी उस कंपाउंड के अंदर ऐसा हो रहा है, हम केवल ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को। तो कहने का मतलब है कि हमने इसमें ये बोल दिया कि इसमें रिजोनेंस हो रहा है, और यही कैसे रिजोनेंस हो रहा है, तो ऐसे रिजोनेंस हो रहा है। इसीलिए अब ये भी बोल सकते हैं कि पाई यहां था और पाई यहां चला गया, पाई यहां था, पाई यहां चला गया, यानी हम डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं कि डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स भी यहां से हो रहा है। जब ये हो रहा है तो ये भी हो रहा है, अकेला ये थोड़े होगा, ये हो रहा था, ये भी हो रहा था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हाउ टू रिजोनेंस में हमने एक एग्जाम्पल देखा, और एग्जाम्पल देखते समय हमने क्या क्या देखा कि पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। क्यों ब्रेक होगा पाई बॉन्ड, क्योंकि वीक होता है। शिफ्टिंग हमने समझा, शिफ्टिंग किधर होगा, तो आसान है, अगर प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा, तो अपने आप शिफ्टिंग इंटरनली अपने आप होता है, हमें करने की कोई जरूरत नहीं, हम तो केवल ऑब्जर्व करके चीजों को देख रहे हैं। ये कंपाउंड के अंदर ऑलरेडी ये होता है। तो बॉन्ड टूटता है तो प्लस माइनस में, और बॉन्ड जब बनता है तो बॉन्ड प्लस और माइनस जब बनता है तो प्लस में। तो क्या क्या हुआ इस सिस्टम के अंदर, पाई बॉन्ड टूटा, चार्ज शिफ्ट हुए, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, प्लस माइनस क्रिएट हुआ, फिर प्लस माइनस से बॉन्ड बना। यही काम तुम्हें हर स्टेप्स में करते रहना है। ये समझ में आ गया होगा। हम शिफ्टिंग इधर ही क्यों रहे, इधर क्यों नहीं, तो इसका जवाब तुम्हारे पास होना चाहिए, ये रिपल्सन क्रिएट करेगा, सेम चार्ज, लाइक चार्ज विल क्रिएट रिपल्सन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रिजोनेंस इस कंपाउंड में हो रहा है। हमने इस कंजुगेशन के बारे में देखा, तो इस कंपाउंड में रिजोनेंस हो रहा है, हाँ रिजोनेंस हो रहा है, मतलब चार्ज घूम रहा है।
चार्ज कैसे घूम रहा है वो हमने देख लिया, शिफ्टिंग किधर होगा वो हमने देख लिया, शिफ्टिंग किधर होगा वो हमने देख लिया, चार्ज कैसे टूट के, पाई बॉन्ड कैसे टूट के चार्ज में गया और कैसे फिर से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ वो हमने देखा, कभी चार्ज इस पे तो कभी इस पे, कभी इस पे तो कभी इस पे, और यही दो इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। देयर आर 2 RS जो हम तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में टीच किया था हमने, तो ये 2 RS यानी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उस पॉइंट पे हम आएंगे, पहले हम इसको सीखेंगे कैसे रिजोनेंस हो रहा है। ये चीजें हमें हो गया, तो रिजोनेंस हो रहा है। अगर मैं यहां पर लिख दूं, सोचो इस कंपाउंड में, सोचो जरा कि इस कंपाउंड में रिजोनेंस क्यों नहीं हो रहा है, इस कंपाउंड में रिजोनेंस क्यों नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे देखो क्यों नहीं हो रहा है, ये बॉन्ड टूटा, शिफ्टिंग हुआ, माइनस प्लस, क्या ये दूर से बॉन्ड बना लेगा क्या? बॉन्ड बनाने के लिए पास पास होना चाहिए ना, तो इस कंपाउंड में ये तोड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसको तोड़ने से कोई फायदा ही नहीं है, तोड़ने में तो बॉन्ड एनर्जी लगता है ना, जब अगला बॉन्ड बनाएगा तब ना एनर्जी रिलीज होगा, जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तब एनर्जी रिलीज होता है, तो अगला बॉन्ड बना ही नहीं तो तोड़ेगा क्यों? तो सिस्टम कोई चाहेगा क्या कि मैं एनर्जी लूं? अगर वो एनर्जी लेता है तो और अनस्टेबल में चला जाएगा, ये तोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये इसके साथ दूर से बॉन्ड ही नहीं बना पाएगा, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, लोकलाइज्ड है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स क्या था, डीलोकलाइज्ड था, यानी घूम रहा था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक रिजोनेंस होने का मीनिंग क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिजोनेंस, और हाउ टू रिजोनेंस, व्हाट इज कंडीशन, व्हाट इज कंजुगेशन, ये सब चीजें हम जानना है, और हमने ये सब चीजें जाना और हम इसका एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। तो एक रिजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसके भी पहचान हम करेंगे अभी, ठीक है। अब यहां अगला पॉइंट, नेक्स्ट ध्यान देना, अब यहां ध्यान दो, नेक्स्ट पॉइंट हमने अगर इस एग्जाम्पल्स में लिया, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये जो एग्जाम्पल्स है इसमें चार्ज लोकलाइज है और इसमें चार्ज क्या है, डीलोकलाइज है, क्योंकि ये जब स्ट्रक्चर बन रहा था तो ये क्या बन रहा था, ये यहां बन रहा था, तो ये इसमें जा रहा था, और तुम बोलोगे सर दोनों पे ही है ना, वो इंटरनली ये चार्ज यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, जैसे 3 बंद यहाँ पर 3 खड़े हैं, कभी मेरे ऊपर कभी उसके ऊपर चार्ज, कभी मेरे ऊपर कभी उसके ऊपर कभी मेरे ऊपर, तो जब उसके ऊपर है तो मैं थोड़ी देर के लिए क्या फील कर रहा हूँ, स्टेबिलिटी फील कर रहा हूँ, स्टेबल फील कर रहा हूँ, जब उसके ऊपर गया, जब मेरे ऊपर आया तो स्टेबल फील कर रहा है, तो ये चार्ज कभी इसके ऊपर तो कभी इसके ऊपर, ये इंटरनली हो रहा है, हम करा नहीं रहे, ये इसके अंदर हो ही रहा है, हम तो बस ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम चीजें देख रहे हैं कि ये स्टेबल है। तो अगर कोई चीज तुमसे बोला कि ये स्टेबल है कि ये अनस्टेबल, ये चार्ज लोकलाइज्ड है, कि टूट के भी कोई इसका फायदा नहीं है, ये लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड होने की वजह से ये अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि लोकलाइज्ड है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी अनस्टेबिलिटी को बताता है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उतना ज्यादा अनस्टेबल, और ये क्या है, ये डीलोकलाइज्ड है, कभी इसके ऊपर तो कभी इसके ऊपर, कभी इसके ऊपर कभी इसके ऊपर, डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड से क्या होगा, चार्ज कभी इसके ऊपर तो कभी इसके ऊपर, कभी इसके ऊपर कभी इसके ऊपर होगा, यानी इसमें चार्ज का क्या हो जाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फैल जाएगा, यहां से लेके यहां तक फैल जाएगा चार्ज। जब चार्ज फैलेगा मतलब ये चार्ज सबके हिस्से में गया, थोड़ा तुम भी लो थोड़ा हम भी लेते हैं चार्ज को, तो चार्ज का यहां क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन होने से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड कम बनेगा, और इलेक्ट्रिकल फील्ड कम बनेगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा होगा तो क्या होगा, स्टेबल होगा। समझ में आ गया। तो एक लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड को कहने का मतलब इसमें रिजोनेंस हो रहा है, रिजोनेंस हो रहा है, कैसे मालूम करेंगे, क्योंकि कंजुगेशन बता रहा है, इसमें नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे इसमें रिजोनेंस नहीं हो रहा है। तो हमने कंजुगेशन समझा, हमने रिजोनेंस समझा, और हमने डीलोकलाइज समझा, हमने लोकलाइज समझा। अब नेक्स्ट पॉइंट समझना जो मैं बता रहा हूं, अब तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग से जोड़ रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा होगा, ये वाला 3 बॉन्ड बना रहा होगा। अब इस कार्बन के बारे में सोचो, तो C के अगर हम 1s2, 2s2 और 2p2, कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन, ये आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है,
अब ये कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके शेयरिंग में है? 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितना अनपेयर्ड दिख रहा है? 2, तो एक तीसरा होगा ना इसके पास शेयरिंग के लिए। तो ये जंप मारेगा, जंप मार के यहाँ जाएगा। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, लेकिन इसने एक प्लस लगा हुआ है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को हमें लूज करवाना होगा। अब लूज करवाने के बाद ये शेयरिंग, ये एस का होगा, ये पी का होगा और ये पी का होगा ना। ये शेयरिंग में जा रहा होगा, इसका हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा, ये आपस में हाइब्रिड बन जाएगा और sp2 हो जाएगा। लेकिन सबसे विशेष बात ये है कि इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा, वो खाली होगा, यानी हर प्लस के ऊपर एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा। ठीक है, ये तो हमने उसका निकाला, कार्बन प्लस के बारे में हम देख रहे हैं, यानी हर कार्बोकेटाइन के ऊपर एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा। यानी ये वैकेंट ऑर्बिटल कौन सा है? पी का। तो देखो ये पी का हमने वैकेंट ऑर्बिटल बना दिया। अब ध्यान देना, ये जो पाई बॉन्ड बना हुआ है, मुझे बताओ ये पाई बॉन्ड कौन सा होगा? पी पी होगा या पी डी होगा? पी पाई होगा या पी पाई डी पाई होगा? तो कोई भूल के भी नहीं बोल सकते हो कि पी पाई डी पाई होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन में डी तो होता ही नहीं है। कार्बन में डी ऑर्बिटल्स होता है क्या? नहीं। तो देखना है तो देख सकते हो कि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन जो कार्बन है 4 बॉन्ड बनाया होगा, तो इसने तो लूज नहीं किया है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके एक एस में होगा और 3 पी में होगा। तो यहां तो 3 सिग्मा बन रहा है, 1 2 3, तो 3 सिग्मा ये बना देगा और एक बच जाएगा पाई, तो ये पी वाला होगा, यानी पी पाई होगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन्स कहां का होंगे? पी ऑर्बिटल्स का होगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स कहां का होगा? पी ऑर्बिटल्स का होगा, यानी पी पाई बना रहा होगा। तो कहने का मतलब है ये कैसे बना रहा होगा? पैरेलल होगा। पाई बनाने का यही तरीका है ना, ये पैरेलल है। तो ये जो है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में कभी ये नीचे कभी ऊपर, ये क्या हो रहा होगा? पाई बॉन्ड बना रहा होगा। अब ये जो पाई है, ये जो पी है और ये पी है, इनके बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए? तो देखो ये इलेक्ट्रॉन्स कभी उठ के इसके पास जा रहा है, कभी इनमें पाई बन रहा है। देखो बना ना, यहाँ पे पहले इसमें बन रहा था, अब किसमें बन रहा है? इसमें बन रहा है। इस दोनों को ऑब्जर्व करो, कभी पाई इसमें तो कभी पाई इसमें, कभी पाई इसमें तो कभी पाई इसमें, कभी पाई इसमें तो कभी पाई इसमें, कभी इसमें तो कभी इसमें। यानी कभी ये दोनों ओवरलैप हो रहे हैं तो ये, कभी दोनों ये ओवरलैप हो रहा है। तो यहां पर एक कंडीशन और आ जाएगा कि रिजोनेंस होने के लिए क्या क्या और कंडीशन होना जरूरी है। तो कंडीशन ये जरूरी है कि ये जो यहां पर जो पाई बना हुआ है और ये पैरेलल है, तो ये तीनों पाई क्या होना चाहिए? एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। अगर एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर है, उस केस में रिजोनेंस यानी चार्ज घूमना पॉसिबल नहीं है, यानी उस केस में चार्ज घूमेगा ही नहीं। यानी ये तीनों जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, मतलब तीनों ऐसे होना चाहिए, ऐसे सोच लो, ऐसे होना चाहिए, ये तीनों ऐसे ऐसे होना चाहिए पैरेलल। तब ये दोनों में पाई है, तो जब इसमें पाई बनेगा तो एक वैकेंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये पाई उठ के जब यहां बनेगा तो इनमें ओवरलैपिंग हो जाएगा, तो ये वैकेंट हो जाएगा। और जब इनमें ओवरलैपिंग होगा तो ये वैकेंट होगा। बराबर है क्या? अगर मैं यहां पर बनाऊं सी सी सी, यहां पर एक पी और एक पी और एक पी, यानी मैं इस पे अगर बना दूं कि ये ओवरलैपिंग है, इस केस वाला, ये वाला बना दूं मैं, ये वाला, तो ये खाली हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। और इस केस में यहां ओवरलैपिंग दिखाया हूं तो ये खाली हो जाएगा। तो इस तीनों में पैरेलल होना चाहिए। तो पहला कंडीशन इसका एक रेजोनेंस का ये भी है कि लिख लो कंडीशन में सॉरी, पहला कंडीशन ये भी है कि पैरेलल पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू ईच अदर, यानी पैरेलल पी ऑर्बिटल्स रेजोनेंस में होना चाहिए। पैरेलल पी ऑर्बिटल्स, पैरेलल पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू ईच अदर। अगर ये px का है, ये px का है, तो ये भी px का होना चाहिए। अगर py का है तो py का, तो ये py का होना चाहिए। pz का है तो pz का, तो ये भी pz का होना चाहिए। ये नहीं कि एक px का है और ये pz का है तो नहीं चलेगा। अगर मैं py लिखूं तो ये py ही होना चाहिए और ये py ही होना चाहिए। एक भी इसमें इधर उधर हुआ तो रेजोनेंस नहीं होगा। पैरेलल में ही रेजोनेंस होता है, यदि पैरेलल में ही चार्ज घूमता है, वैसे नहीं घूमता है।
समझ में आ गया? तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमने जो तुम्हें कंजुगेट बताया है कि एक रेजोनेंस होता है, तो टाइम भी हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब एक रेजोनेंस होता है तो डबल सिंगल पॉजिटिव अगर बोला जाए, ठीक है, तो डबल सिंगल और वैकेंट ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं, यही है। तो मेन ये वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, यानी एक रेजोनेंस होने के लिए डबल सिंगल और वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, यानी प्लस नहीं बोल के हम इसके बदले में डबल सिंगल और प्लस बोले तो वैकेंट ऑर्बिटल भी बोलते हैं तो चलता है। यानी कि अगर मैं ऐसा दूं बी, यहां पर लिख दूं BF3, तो मैं अगर तुमसे पूछूं कि क्या यहाँ रेजोनेंस होगा तो तुम बोलोगे हाँ होगा, क्योंकि यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि C डबल बॉन्ड C और NH3 प्लस, क्या यहाँ पर रेजोनेंस होगा? तो हम बोलेंगे नहीं होगा। तुम बोलोगे क्यों? तो यहाँ पर तुम्हें मैं बताया था ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, एक बार घर पे चेक करना इसका ऑक्टेट कैसे कंप्लीट है। तो यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ऑक्टेट कंप्लीट है तो रेजोनेंस नहीं होगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि अब रेजोनेंस, अब मीनिंग वगैरह समझ लिया हमने, अब नेक्स्ट क्लास में हम ये समझेंगे कि कहाँ कहाँ रेजोनेंस होगा, कहाँ कहाँ नहीं होगा, पैरेलल पी ऑर्बिटल्स है, कहाँ कहाँ जहां दिखता है हो सकता है वहां नहीं हो। तो 5-6 स्पेशल तुम्हें टाइप बताऊंगा मैं, जहां रेजोनेंस, पहले हम पहला कंजुगेशन देख रहे हैं डबल सिंगल पॉजिटिव, अभी नेगेटिव वाला बाद में सीखेंगे। तो यहां पर नहीं दिख रहा है फिर भी होगा, यहां दिख रहा है फिर भी नहीं होगा। तो 5-6 चीजें ऐसे तुम्हें बताएंगे, फिर कल तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।